how are you? Now we are entering in our last topic of this chapter, and the name of this topic is magnetic property. In last video we have learned about the electrical property. Regarding that electrical property, we have categorized the solid object into three types: conductors, semiconductors and insulators. Now today we are going to learn about the मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. फ्रेंड्स, दुनिया में कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या तो एटम नहीं होगा, या तो आयन नहीं होंगे, या तो एटम होगा. मीन्स आउट ऑफ दिस थ्री, तीन में से कोई एक तो ऐसा होगा जो कोई भी ऑब्जेक्ट का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो सकता है. या तो एटम हो सकता है, या तो मॉलिक्यूल हो सकता है, या तो फिर आयंस हो सकते हैं. और दूसरी बात, कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जिसके एटम में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. तो आप सोचोगे सर ऐसा तो एक भी एटम नहीं है, मॉलिक्यूल नहीं है, आयंस नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन न हो. ईच एंड एवरी आयन और मॉलिक्यूल और एटम कैरीज इलेक्ट्रॉन. मीन्स बिना इलेक्ट्रॉन का कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है. तो फ्रेंड्स, यही जो इलेक्ट्रॉन है वो कोई भी सॉलिड स्टेट वाला कोई ऑब्जेक्ट है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. विदाउट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नेवर बी डेवलप्स. तो कैसे वो इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होती है उसके बारे में हमको पढ़ना है. तो हर एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज कैरी करता है? बाय डिफॉल्ट वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है. नॉट ओनली दैट, इलेक्ट्रॉन इज नॉट ए स्टैटिक, इलेक्ट्रॉन इज डायनेमिक. तो इलेक्ट्रॉन चार्ज वाला पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल है. The charge on electron is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. We learn it, but for the differentiation between the charge on electron and proton, we are saying that the charge on electron is minus 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb, and that's why for representing that charge we are taking electron minus 1. Means the charge of electron is minus 1. Not only that, इलेक्ट्रॉन को दूसरी दो तरह की मोशन होती है. Which type of motion electron have? There are two types of motion in which first motion is known as motion surrounding the nucleus. इलेक्ट्रॉन की रोटेशनल मोशन, इलेक्ट्रॉन कोई एक न्यूक्लियस के आसपास सराउंडिंग वो इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, सराउंडिंग रोटेटिंग टॉवर्ड्स द न्यूक्लियस. और दूसरी क्या है? इलेक्ट्रॉन की खुद की अपनी एक रोटेशनल मोशन तो है, एक न्यूक्लियस मतलब अपनी एज पे, अपनी एक्सिस पे वो रोटेट होता है. मतलब ड्यूअल मोशन द इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन को दो तरह, एक तो यहाँ आपको दिखाया गया है, यू कैन सी इन दिस स्लाइड, वन रोटेशन टॉवर्ड्स द न्यूक्लियस, रोटेशन है लेकिन न्यूक्लियस के आसपास. अभी ये जो रोटेशन का मैं जो डायरेक्शन बता रहा हूँ वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है. तो दो, फर्स्ट मोशन ये है और दूसरी मोशन है अपनी एज पे. यहाँ लिखा है ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन. स्पिन मतलब अपनी एक्सिस पे रोटेट होना. तो दो तरह की, मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को एक तो नेगेटिव चार्ज होना, अपने न्यूक्लियस के आसपास घूमना और अपनी एक्सिस पे घूमना. ये तीनों बात एक साथ अगर आ गई तो इलेक्ट्रॉन में एक नई प्रॉपर्टी जनरेट होती है. वो उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है मैग्नेटिक मोमेंटम. द वर्ड इज यूज्ड मैग्नेटिक मोमेंटम. एंड ड्यू टू द टाइनीनेस, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, तो जो इलेक्ट्रॉन छोटा है तो इलेक्ट्रॉन की वो मैग्नेटिक मोमेंटम जो जनरेट होती है उसकी वैल्यू भी बहुत कम होती है.
the value of magnetic momentum of electron is very much less, and that magnetic momentum is represented by mu b. Here you can see the symbol mu b, that is called Bohr magneton. बोर नाम आपने सुना है, साइंटिस्ट का नाम, एटम के बारे में बहुत कुछ उसने डिस्कवरी दी है दुनिया को, तो वही बोहर के नाम से ये इसका यूनिट हो गया, मैग्नेटिक मोमेंटम का यूनिट हो गया म्यू बी, और उसका नाम बोला जाता है मैग्नेटिक मोमेंटम बोर मैग्नेटॉन। और उसकी वैल्यू कितनी है? 9.27 इंटू 10⁻⁻24। फ्रेंड्स बी केयरफुल, ये वैल्यू खाली वैल्यू के फॉर्म में याद नहीं रखनी है, वैल्यू तो याद रखनी ही है, साथ में उसका यूनिट भी याद रखना है। एंड द यूनिट ऑफ दिस मैग्नेटिक मोमेंटम इज एम्पियर मीटर स्क्वायर, ए फॉर एम्पियर एंड एम स्क्वायर स्टैंड्स फॉर मीटर स्क्वायर। तो म्यू बी बोर मैग्नेटॉन जो उसका यूनिट है या उसकी जो वैल्यू है वो 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर में होती है। तो ड्यू टू द ड्यूअल मोशन एंड नेगेटिव चार्ज विच हैव बीन कैरीड बाय दिस इलेक्ट्रॉन हैव वन प्रॉपर्टी एंड द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज मैग्नेटिक मोमेंटम। और यही मैग्नेटिक मोमेंटम को कंसिडरेशन में रखते हुए देर आर 5 टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी substance can be classified into 5 categories. Number 1 is called paramagnetic, second word is diamagnetic, third one is ferromagnetic, fourth one is antiferromagnetic, and fifth one is ferrimagnetic. तो फर्स्ट और सेकंड की पेयर है, थर्ड और फोर्थ की पेयर है, और फिफ्थ वन पेयर बिना है। मतलब पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक ये दो साथ में चलेंगे, फेरोमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक दोनों साथ में चलेंगे, और फिफ्थ वन इज फेरीमैग्नेटिक। तो हर एक क्लासिफिकेशन को, मतलब हर एक डिपार्टमेंट को हमको टर्न बाय टर्न कैरी करते हो जाना है, और उसको समझना है कि कैसे सॉलिड ऑब्जेक्ट को हम लोग पैरामैग्नेटिक बोलेंगे, किसको डायमैग्नेटिक बोलेंगे, किसको फेरो, किसको एंटी फेरो और किसको फेरीमैग्नेटिक। फॉर दैट we have to switch over our next slide which is known as paramagnetism. When we are using word paramagnetism तो उसके पहले ही पॉइंट में लिखा गया है paramagnetic substance are weakly attracted by a magnetic field. इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई ऑब्जेक्ट या कंपाउंड या तो सब्सटेंस वो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैरी करता है, पजेस करता है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, वो सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बिल्कुल वीकली अट्रैक्टेड होगा। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वीकली अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके लिए समझने के लिए हमको एक फिगर देखनी है। आप देख सकते हो यहाँ ये स्क्वायर जो दिख रहा है, यहाँ वो ऐसा एक ऑब्जेक्ट है या तो एक सब्सटेंस है जो पैरामैग्नेटिज्म पजेस करता है, उसकी प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक है। तो उसको अगर ये जो ब्लू लाइंस आप देख रहे हो बहुत सारे, जैसे अर्जुन के तीर जैसा दिख रहा है, वो जो देख रहे हो वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो ऊपर जो ये ब्लू लाइन आपको दिख रही है सिंगल एरो, इट शोज दैट इट्स डोमेन और इट्स ओरिएंटेशन, न्यूक्लियस के आसपास के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका ओरिएंटेशन, उसका झुकाव, उसकी दिशा, उसकी डायरेक्शन वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होती है। मतलब द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ देयर डोमेन्स आर इन ए यूनिट डायरेक्शन। मीन्स जो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगेगा वही डायरेक्शन में उसके जो डोमेन है वो ही पजेस होंगे, मतलब वो ऐसे सेटअप होंगे। उसका मतलब आपको सबसे पहले ये समझना है कि डोमेन का मतलब है क्या है। तो डोमेन का मतलब होता है टाइनी इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है या तो बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो इलेक्ट्रॉन्स, दे आर नॉन एज डोमेन।
उसका लार्जर पर्सपेक्ट में उसका स्टडी फिजिक्स में ज़्यादा आता है, लेकिन हमारे हिसाब से हम लोग देखने जाएंगे, केमिस्ट्री के हिसाब से देखने जाएंगे तो डोमेन का मतलब सिंपली इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन बिफोर मैग्नेटिज्म, जब ये ऑब्जेक्ट को मैग्नेटिज्म मतलब या मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा गया है, तब तक उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, उसके जो डोमेन है, उसकी जो ओरिएंटेशन है उसमें रेंडमनेस है। किसी का डायरेक्शन इस तरफ है, किसी का डायरेक्शन इस तरफ है, किसी का डायरेक्शन इस तरफ, मतलब रिजल्टिंग विल बी द जीरो। बट इन प्रेजेंस ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो हर एक इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन एक ही डायरेक्शन में आ जाएगा। एंड दैट्स व्हाई एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जैसे ही आप उसका मैग्नेटिक फील्ड मतलब उसको जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है उसको विड्रॉ कर लोगे तो उसमें उसके अंदर जो जनरेट हुआ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मतलब क्या होगा, एज सुन एज यू अप्लाई द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स, द मैग्नेटिज्म विल बी डेवलप्ड इन सच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, बट एज सुन एज यू विड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड, द रैंडमनेस विल डेवलप वंस अगेन। मतलब जब तक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तब तक ये सब्सटेंस मैग्नेट होता है, लेकिन जैसे ही आपने मैग्नेटिज्म विड्रॉ कर लिया वापस जैसे थे ऐसा हो गया। जैसे कि मेरी प्रेजेंस में आप कैसे डिसिप्लिन मैनर में रहते हो, लेकिन एज सुन एज आई वेंट अप, मैं बाहर चला गया तो आप में रैंडमनेस आनी शुरू हो जाएगी। ऐसा ही होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ऐसे सब्सटेंसेस जो मैग्नेटिज्म जनरेट करते हैं वो बहुत वीक मैग्नेटिज्म जनरेट करते हैं। तो उसके एग्जाम्पल्स क्या है, उसके एग्जाम्पल्स है O2 डाई ऑक्सीजन, Cu+2, Fe+3 एंड क्रोमियम+3। सीधा आपको क्या करना है, हर एक जो दिया गया है Cu+2, Fe+3, Cr+3, उसको उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसके आयन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखने के बाद आपको पता चलेगा, मतलब कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन तो ऐसा होगा कि जो उसमें अनपेयर्ड होगा। उसका मतलब ये होगा, अगर कोई सब्सटेंस पैरामैग्नेटिज्म शो करता है तो उसका मतलब वो एटम या मॉलिक्यूल या आयन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन मस्ट बी अनपेयर्ड। एक इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड होगा ही होगा, तभी जाके वो पैरामैग्नेटिज्म शो कर सकता है। तो ये फ्रेंड्स हो गया अपना सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है पैरामैग्नेटिज्म। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म को समझने के लिए पैरामैग्नेटिज्म की जो फिगर है उसी से आपको समझ में आ जाएगा। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली रिपल्ड, वहाँ वीकली अट्रैक्टेड होता था पैरामैग्नेटिक में, यहाँ डायमैग्नेटिक में वीकली रिपल्ड बाय। मीन्स क्या हो गया, अगर उसको आप देख सकते हो वही फिगर मैंने यहाँ रखी है, लेकिन क्या चेंज है, यू शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दैट टू फिगर। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट मैंने रखा है वो ऑब्जेक्ट मैंने पहले जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में ही रखा है, लेकिन उसमें जो ओरिएंटेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड की रिवर्स डायरेक्शन में। आप देखो एरो रिवर्स जा रहा है, उसका मतलब क्या कि पैरामैग्नेटिक में एरो एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इन ए यूनिट डायरेक्शन, in whereas in diamagnetism the both arrow are in a reverse opposite direction में है। उसका मतलब क्या होगा, वहाँ मतलब पैरामैग्नेटिज्म में वीकली अट्रैक्ट होता था, यहाँ वीकली रिपल्ड होगा। ये कब हो सकता है, जब कोई सब्सटेंस के एटम या आयन या तो मॉलिक्यूल में इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन ए पेयर, मतलब सब इलेक्ट्रॉन पेयर में या तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब देयर इज एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन और मे बी ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन ए पेयर। इन सच केस such type of substances will show diamagnetism। तो उसमें वीकली अट्रैक्ट होता था, इसमें वीकली रिपल्ड होता है। वहाँ एक इलेक्ट्रॉन तो भी कैसा चाहिए हमको, अनपेयर्ड चाहिए, यहाँ एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होता है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है एंड दैट्स व्हाई H2O, आप H2O की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करके देखना, तो H2O में सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है और उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसने 2 हाइड्रोजन के साथ पार्टनरशिप की, तो ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई और ऑक्सीजन की कंप्लीट हो गई ऑक्टेट, उसका मतलब उसके सराउंड में 4 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। सेम ऐसा NaCl,
NaCl में Na as an atom carry 11 electron and chlorine as an atom carry 17 electron. उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है. When sodium lose electron, then Na plus will be there. After losing one electron, the number of electron will be 10. And after gaining one electron, the number of electron in chlorine will be 18. तो वहाँ सोडियम कैटायन में 5 पेयर हो गई और क्लोराइड एनायन में कितनी हो गई, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 9 पेयर्स हो गए. 9 2 जा 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. मतलब सब में पेयर है आफ्टर लूजिंग एंड आफ्टर गेनिंग. इट मीन्स there is no unpaired electron in H2O as well as in NaCl. And not only that, in benzene we have learned the benzene structure in 11th organic chemistry. तो बेंजीन का पूरा स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन के सब इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन में है. मतलब कहाँ ना कहाँ तो भी पार्टिसिपेंट में है. उसका मतलब नॉट ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड. एंड दैट्स वाई सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट या तो फिर सब्सटेंसेस कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं. आप फिगर से भी उसको देख सकते हो. अपना थर्ड जो टॉपिक है उसका नाम है फेरोमैग्नेटिज्म. फेरोमैग्नेटिज्म बोलने के बाद यह जब आपने मैग्लेव ट्रेन का नाम सुना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में नाम सुना है, परमानेंट मैग्नेट के बारे में नाम सुना है, तो सब परमानेंट मैग्नेट या तो फिर हायर मैग्नेटिज्म शो करने वाले जो भी सब्सटेंसेस है वो ऑल सब्सटेंसेस आर नॉन एज ए फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स. फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, यू कैन सी द डायमेंशंस एंड ओरिएंटेशन ऑफ दैट डोमेन. मीन्स इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन आप देख सकते हो. इसमें क्या होता है, जब ऐसे ऑब्जेक्ट को आपने मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा है, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देयर ओरिएंटेशंस आर इन ए रैंडम मैनर. मतलब कोई ऊपर या कोई नीचे, कोई क्रॉस वे, कोई ऐसे, मतलब सबका रिजल्टिंग जीरो हो जाएगा. बट एज सुन एज यू विल अप्लाई द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स ऑन सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट या सब्सटेंसेस, तो क्या हो जाएगा, सभी इलेक्ट्रॉन की या तो डोमेन की ओरिएंटेशन एक ही डायरेक्शन में हो जाएगी. आप देख सकते हो ऑल आर इन ए अपवर्ड डायरेक्शन. सब इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में है. तो उसका रिजल्टिंग क्या आएगा, रिजल्टिंग विल बी मैक्सिमम. हर एक का जोर लगा के हर एक इलेक्ट्रॉन ने अपनी एक डायरेक्शन, एक यूनिक डायरेक्शन कर दी. लेकिन तो आप सोचोगे सर ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी फिगर अपने पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी जैसी ही दिख रही है. आप देख सकते हो फिगर में मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन या तो डोमेन की ओरिएंटेशन है. तो फिर फर्क क्या गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक कंपाउंड एंड फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड. एक मेन जो डिफरेंस है वो सबसे बड़ा है. उसमें क्या है, जब आप कोई पैरामैग्नेटिक कंपाउंड लेते हो तो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड में as soon as you will withdraw the magnetic field, the magnetism will disappear. But in this case, if you will withdraw the magnetic field, after then the domain orientation will be in a unidirection. मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में पहली बार आप ले आओगे उसको तो उसका ओरिएंटेशन यूनिडायरेक्शन में आ जाएगा. बट आफ्टर दैट यू विल विड्रॉ द मैग्नेटिज्म. आपने विड्रॉ कर लिया, फिर भी इलेक्ट्रॉन की जो डोमेन है उसका ओरिएंटेशन एक ही डायरेक्शन में रहता है. मतलब ये से कंपाउंड्स विल बी यूज टू फॉर्म परमानेंट मैग्नेट. एक बार ओरिएंटेशन आ गया इट लीव्स फॉर लाइफ लॉन्ग. दैट्स व्हाई सच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू फॉर्म परमानेंट मैग्नेट. तो ये हो गया फेरोमैग्नेटिज्म. अभी फेरोमैग्नेटिज्म के साथ कौन सी लाइन चलेगी, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म. तो उसकी ओरिएंटेशन क्या रहती है आप देख सकते हो. लाइक अपने एग्जाम्पल में लिखा है मैंगनीज ऑक्साइड MnO इज शोइंग एंटी फेरोमैग्नेटिज्म. व्हाई मैंगनीज ऑक्साइड शोज एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, तो उसका आंसर है उसकी फिगर में. यहां देख लो सभी इलेक्ट्रॉन के जो ओरिएंटेशन है, सभी डोमेन की जो ओरिएंटेशन है वो या इक्वल एंड ऑपोजिट है. मतलब ये नंबर 1, 3 एंड 5 अपवर्ड डायरेक्शन में है
तो 2, 4 और 6 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो 3 अपवर्ड डायरेक्शन वाले जो इलेक्ट्रॉन थे उसकी जो मैग्नेटिक मोमेंटम थी उसको जो डाउनवर्ड वाले 3 है उसने न्यूट्रलाइज कर दी। मतलब क्या हो गया, रिजल्टिंग जीरो हो गया। एंड दैट्स व्हाई सच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस इज शोइंग एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। मतलब उसके लाइफ में कोई मैग्नेटिज्म ही नहीं होता है। या तो उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखो या न रखो, दे डज नॉट कैरी मैग्नेटिज्म इन देयर लाइफ बिकॉज the domains are equal and opposite, and that's why they are neutralizing the magnetic momentum of each other, and that's why resulting is zero. And fifth and last topic is our ferrimagnetism. Which type of compounds are known as ferrimagnetism? तो आप देख सकते हो, उसको भी समझने के लिए उसकी फिगर पे ही जाना पड़ेगा। नंबर ऑफ अपवर्ड डोमेन एंड नंबर ऑफ डाउनवर्ड डोमेन आर नॉट इक्वल। मतलब सभी डोमेन कोई एक डायरेक्शन में है ऐसा भी नहीं है, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में है ऐसा भी नहीं है, लेकिन उसका मैग्नेटिक मोमेंटम जीरो नहीं होता है। आप देख सकते हो 1, 2, 4, 5 वो अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब 4 डोमेन आउट ऑफ 6 4 डोमेन अपवर्ड डायरेक्शन में है और बाकी के थर्ड एंड 6 डोमेन्स आर इन ए डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब क्या हुआ, ये डोमेन का मैग्नेटिक मोमेंटम इसके द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इसका मोमेंटम इसके द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मतलब बाकी के 2 डोमेन ऐसे हैं जिसका मैग्नेटिक मोमेंटम न्यूट्रलाइज नहीं होगा। अगर मान लो 6 डोमेन है तो उसका मतलब क्या हुआ, द रिजल्टिंग इज नॉट जीरो। तो आपको समझना है, फेरोमैग्नेटिज्म में रिजल्टिंग इज मैक्सिमम, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में रिजल्टिंग इज जीरो एंड फेरीमैग्नेटिज्म में रिजल्टिंग 0 to मैक्सिमम, मतलब इन बिटवीन है। तो अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करें कि किसका मैग्नेटिज्म सबसे कम और किसका सबसे ज़्यादा, तो कैसे रखेंगे, सबसे लोएस्ट रेंज में अगर कोई आएगा तो एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड आएगा। एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड से ज़्यादा मैग्नेटिज्म फेरी मैग्नेटिक कंपाउंड्स के होंगे और फेरी मैग्नेटिक से ज़्यादा फेरोमैग्नेटिक के होंगे, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक्स में डोमेन आर इन ए यूनिडायरेक्शन, फेरीमैग्नेटिज्म में डोमेन आर इन इक्वल, डज नॉट इन ए इक्वल मैनर। इक्वल मैनर में नहीं है, अपोजिट है लेकिन इक्वल नहीं है, रिजल्टिंग कुछ तो मिलेगा। एंड लास्टली एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में इक्वल एंड अपोजिट है तो रिजल्टिंग विल बी जीरो। तो सच टाइप ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज शोन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड। फर्स्ट हमने देखा पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक। तो फ्रेंड्स, आई होप यू लर्न बेटर विथ दिस स्लाइड शो एंड माय एक्सप्लेनेशन। तो अपना चैप्टर 1 का जो लास्ट टॉपिक 1.11 है वो ख़त्म हुआ, मतलब चैप्टर ख़त्म हुआ। चैप्टर ख़त्म हुआ मतलब आपका काम शुरू हो गया। फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड टू लास्ट स्लाइड आपको जो जो भी दिया गया है, मतलब अगर एग्जाम में फेरीमैग्नेटिज्म के बारे में अगर आपको पूछा गया, हैव बीन आस्क्ड राइट लिटल शॉर्ट नोट ऑन फेरीमैग्नेटिज्म, तो यही 4 पॉइंट में आपको लिखना है और यही सीक्वेंशियल मैनर में लिखना है और लिखते हुए आपको मार्क्स लेने हैं। और इस डोमेन की स्ट्रक्चरल वैल्यू भी थोड़ी ड्रॉ करनी है, सिंपल है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। तो इम्प्योरिटीज़ के बाद में डोपिंग के बाद में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बाद में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ऐसे हमने पूरी सफ़र तय की है। वी हैव ट्रैवल्ड टुगेदर। आई होप you learn it better way. So I will present in front of you with new chapter, with new slide and with new dimensions. तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।